वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए मतलब हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन के बाद आपका क्या होता है, हमारा इंडिया जो है मतलब बोल सकते हैं फ्री हो जाता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस गेन करता है, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद क्या होता है, इनका पहला काम होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपका होता क्या है, ठीक है, कैसे ये हमारा देश चलेगा, ठीक है, कौन कौन से नियम कानून मान के हमारा देश चलेगा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप का हम बोल सकते हैं उसमें रूल्स रेगुलेशंस राइट्स, फिर जितने भी मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और ये हमारा जो जुरिस्डिक्शन इसको लेकर जितना भी मतलब लॉस है सब उसमें मतलब आपका इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वो मतलब कैसे इन्होंने जो है बनाया था, ठीक है, कैसे मतलब फ्रेम किया था। सही है, तो हम मतलब ये कॉमन बात है कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इसको बनाने में आपका 3 साल लगा था, दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 तक। ठीक है, 1946 से लेके आपका 1949। ठीक, और ये आपका बेसिकली 26 जनवरी 1950 में जो इसको हम बोल सकते हैं इनेक्ट किया गया था। सही है, 26 जनवरी 1950। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली चैप्टर में मतलब कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया है। एनसीईआरटी का यही प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ पॉइंट वाइज नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाइएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ चैप्टर है जो इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो पॉइंट वाइज नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होता है जहाँ जिसमें ना पॉइंट वाइज होता है और ना ही वो इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है ना, तो मैंने कुछ जो बेसिकली इसमें जो पॉइंट निकाला है, ठीक है ना, कुछ अलग अलग सोर्सेज से जो है इसको पॉइंट निकाला है और इसको मैं उसी पॉइंट के हिसाब से जो है समझाने का आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो बॉडी है उसको पहले बनाना पड़ता है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएगा पहले उसको मतलब क्रिएट किया जाता है। सही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था वो बेसिकली आपका कांग्रेस डोमिनेटेड था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब अलग हो, इनसे अलग हो। ठीक है, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, उसीलिए वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किए थे, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किए थे। सही है, देखिए दो मेंबर्स वे आर मोस्टली फ्रॉम कांग्रेस। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो जितने मेंबर्स थे वो कांग्रेस के ही थे। ठीक है ना, कांग्रेस से ही थे, लेकिन उनके जो आइडियाज थे, उनके जो व्यूज थे वो डिफरेंट थे, उनका जो मानना था वो डिफरेंट था। ठीक है ना, बहुत मतलब इसको बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज। ठीक है, देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज रहेगा तो कुछ नया चीज़ इवॉल्व जरूर होगा। ठीक है ना, तो इनका आइडियाज जो है डिफर करते थे, जिसकी वजह से जो है ये जो जब आइडियाज के बीच में जब क्लैश होने लगा या फिर जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा तो एक नया और हम बोल सकते हैं पॉलिश्ड रूल या फिर लॉ या फिर रेगुलेशन जो भी बोल सकते हैं वो बाहर आता है। ठीक है, तो बाहर आया था। ठीक है, यहाँ वही बोला जा रहा है। इंटेंस डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। मतलब पब्लिक को भी जो है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को भी यहाँ पे लिया जाता था। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को भी यहाँ पे मतलब रखा जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि पब्लिक का ओपिनियन नहीं रखा गया था। जब कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो पब्लिक ओपिनियन को भी मतलब रखा जाता था। ये कैसे होता था, बेसिकली पब्लिक अपना ओपिनियन सेंड करते थे। ठीक है, पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड इन देयर व्यूज एंड आइडियाज, जो मैंने आपको बताया। सही है, फिर क्या बोला गया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थे, मतलब कुछ लोग जो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं और वो माइनॉरिटी में है, मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उनका पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग क्या अपना मतलब जो लिंग्विस्टिक राइट है उसको मतलब प्रिजर्व करने के लिए या फिर बोल सकते हैं उसको बचाने के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको बचाने के लिए मतलब आगे बढ़े थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोला गया कि उसको बचाने के लिए वो लड़े थे। या फिर वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे वो स्पेशल सेफ गार्ड मांग रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हमारा जो रिलीजियस है वो कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे रिलीजियस को प्रैक्टिस करने देना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मतलब सामने आए थे। ठीक है, जो माइनॉरिटीज थे बेसिकली वो मतलब अपने हम बोल सकते हैं अपने जो उनका जो आइडेंटिटी है उसको बचाने की कोशिश किए थे। ठीक है,
यहाँ पे वही बोला जा रहा है। और जो दलित्स थे, while दलित्स asked for abolition of caste separation and reservation in education and government jobs, ठीक है। तो जो दलित्स हैं वो क्या डिमांड किए थे कि मतलब जो कास्ट का जो सिस्टम है उसको सप्रेस किया जाए, ठीक है, और उनको मतलब कुछ स्पेशल, ये क्या बोलते हैं, स्पेशल सेफगार्ड दे जाए, फिर उनको स्पेशल हम बोल सकते हैं कि उनके लिए कुछ स्पेशली प्रोविजन जो है लाया जाए, ठीक है, ताकि उनको मतलब गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी मिले या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर में उनको फैसिलिटी मिले, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब बोला द डोमिनेंट वॉइसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कौन कौन सा मतलब डोमिनेंट वॉइसेस था, ठीक है, मतलब या फिर बोल सकते हैं कौन कौन डोमिनेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन कौन डोमिनेट करता था, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वही बोला गया। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ ऑल 300 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, few members like P.T. Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, B.R. Ambedkar, I.C.M. Munshi, and Aladi Krishna Swamy Iyer had a remarkable contribution. Pandit Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and Rajendra Prasad were representatives of the National Congress, ठीक है। तो ये मतलब जो तीन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जो है ये मतलब बोल सकते हैं एक टाइप का कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये तीन खड़े हो गए मतलब कांग्रेस खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। Pandit Jawaharlal Nehru moved crucial objective resolution as well as proposal of national flag, while Vallabhbhai Patel played an important role in negotiating with princely states, merging these princely states with India. He drafted several reports and worked for reconciling the opposition point of view. मतलब जो वल्लभ भाई पटेल थे वो मतलब बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनको मर्ज करना चाहते थे इंडिया में, ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर B.R. Ambedkar joined the cabinet on advice of the गांधी जी and worked as a law minister, ठीक है। B.R. Ambedkar कैसे काम करते थे, एज अ लॉ मिनिस्टर, सही है। आगे बढ़ते हैं। He was the chairman of drafting committee of the constitution, ये हम जानते हैं, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कौन था चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन या फिर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कौन था, डॉक्टर B.R. Ambedkar, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का आपका चेयरमैन, सही है, डॉक्टर B.R. Ambedkar। K.M. Munshi and Aladi Krishna Swamy Iyer were another two lawyer who played important role in drafting of the constitution, मतलब ये लोग भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प किया था। तो मेन आपका कौन कौन सा, डॉक्टर B.R. Ambedkar, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, फिर आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो मतलब मेन कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना, इन्हीं को मतलब बोला जा रहा है डोमिनेंट वॉइसेस। ये जो बोलते थे ये बेसिकली सबको ही मानता था, ठीक है, क्योंकि इनका बोलना सही था, ये लॉजिकल बात बोलते थे, सही है। और इन्होंने जो है मतलब बहुत कुछ किया भी था कांग्रेस के लिए, या फिर कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने के बाद भी बहुत कुछ किया था इंडिया के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। There were two civil servants who gave vital assistance to these leaders. One among them was B.N. Rao, who worked as constitutional advisor to government of India, and another was S.N. Mukherjee, who put up complex proposal in clear legal language. मतलब जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका भी जो इम्पोर्टेंट रोल था। सिविल सर्वेंट्स का बेसिकली आपका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना, या फिर गवर्नमेंट कुछ बोलता है तो उसको मतलब सोच समझ के उसको एक्शन लेना, ठीक है ना। तो मतलब वही बात था जो यहाँ पे दो सिविल सर्वेंट्स को बाद नाम बोला गया है। पहला आपका B.N. राव और S.N. मुखर्जी, वो लोग भी जो है मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये सब का पॉइंट्स आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। द डोमिनेंट वॉइसेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बोल सकते हैं द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 13 December 1946 जवाहरलाल नेहरू introduced objective resolution. It proclaimed India to be an independent sovereign republic, guaranteed its citizens justice, equality, freedom, and assured adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas, depressed and backward classes, ठीक है, on 13 December 1946, ठीक है, डेट याद रखिएगा 13 December 1946 जवाहरलाल नेहरू ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम सेफगार्ड करेंगे, या फिर उनके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करेंगे, सही है, उनके लिए हम काम करेंगे,
और मतलब इंडिया को उन्होंने जो एक सॉवरेन स्टेट बना दिया था, ठीक है। उन्होंने मतलब क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मतलब यहाँ पे मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो आपका गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना, कोई किंग क्वीन ऐसा कुछ नहीं है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो आपका गवर्नमेंट है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। guaranteed its citizen justice, equality, freedom and assured adequate safeguards for minority, जो मैंने आपको बताया। Objective resolution outlined the ideals of constitution and provided framework for constitution making। ये जो objective resolution था हम बोल सकते हैं इसी के बेस पे जो पूरा constitution जो बना है, मतलब इसी के बेसिस पे बना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो जो आइडियाज जो मेन मतलब आउटलाइन कर दिया गया था, ये आपका जो बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्शन बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। इसके बेस पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा इसको और ज़्यादा एनलार्ज किया गया है, फिर डिस्कस किया गया बढ़िया तरीके से, लेकिन जो मेन फोकस था आपका ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है ना, मतलब यही कुछ यहाँ पे मेन कॉन्सेप्शन था जिसके बेस पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, सही है। आगे बढ़ते हैं। Nehru referred to American and French constitution and event associated with its making. He said that we are not just going to copy them. Instead, he said it is important to learn from this, so mistakes can be avoided। ठीक है, देखिए नेहरू ने क्या मतलब कि नेहरू का क्या बोलना था कि हम बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे लेकिन उसको कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, हम अगर कुछ गलती करने वाला होंगे या फिर कहीं कुछ गलती रहेगा तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, जो मतलब गलती होने वाला होगा उसको हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। ये मतलब इससे हम नॉलेज लेंगे, ठीक है, कैसे हुआ है इससे हम जो नॉलेज लेंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया आपका कि कहाँ का लिया गया था, अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, अमेरिकन एंड फ्रेंच, अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन से जो है नेहरू जी ने आइडियाज लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Nehru said the system of government to be established in India had to fit in with the temper of our people and should be acceptable to them। नेहरू का क्या बोलना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो हम लिखेंगे वो मतलब लोगों के आइडिया से मैच करना चाहिए, ठीक है, जो कॉमन पीपल है, जो इंडिया में जो कॉमन पीपल है उनके टेम्परामेंट से जो है मैच करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा है, देश के लिए बन रहा है, देश में कौन रहता है, कॉमन पीपल, कॉमन पीपल से आपका देश चलता है, ठीक है। अगर कॉमन पीपल के टेम्परामेंट से जो अगर मतलब मैच नहीं करेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, सही है ना, तो उनका यही मानना था, सही है। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी टू फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विथ सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडॉप्ट द नेटवर्क ऑफ ऑल दिस आइडियाज विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या बोला गया था, मतलब कोई भी आइडिया को सेपरेट नहीं मतलब सेपरेट मानना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, उनका मानना ये था कि सब आइडियाज जो है सेम है, अगर सबको हम एक साथ ये रिफ्यूज करते हैं तो एक मतलब बोल सकते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइडिया बाहर निकलेगा या फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ वही बोला गया है, फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विथ सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडॉप्ट एंड नेटवर्क ऑन ऑल दिस आइडियाज विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, ठीक है, ये सबका जो है मतलब फॉरेन कॉन्टेक्स्ट से बोल सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको ट्रांसलेट करना, ठीक है ना, मतलब उनको सोचना यही था, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब लोगों का क्या सोचना था, ठीक है ना, इसको लेके लोग क्या सोचते थे, ठीक है, यहाँ हम वही पढ़ने वाले हैं। सोमनाथ लहरी, a communist member, said we Indians need to be free from British influences। He further said constitution या फिर constituent assembly was British made and was working with the British plan। Nehru said in his response that it is true British government played role in assembly's birth and attached conditions to the function of the assembly, but he also said we have made because of strength of the people behind us and we shall go as far as people wish to go along with us। मतलब क्या बोला गया था, जो सोमनाथ लहरी थी एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, वो क्या बोल रहे हैं कि वी इंडियंस नीड टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस। हम जो इंडियंस है वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से मतलब अलग मतलब फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, हम मतलब हम किसी भी कोई भी टाइप का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब उनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी जो एक टाइप का मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ही है, हम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ही है हम इंडियंस पे, ठीक है, तो उनका ये मानना था, सही है ना।
तो पर नेहरू जी ने क्या बोला था कि नहीं, हम मानते हैं कि जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक टाइप का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये ब्रिटिश लोग के वजह से बना है, लेकिन हमारा जो मोटिव है कि जब तक हमारे साथ लोग चलेंगे, जब तक हम चलेंगे हमारे साथ लोग चलेंगे, तब तक जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। उनका यही मानना था। ये बोला गया, नेहरू said in his response that it is true British government played role in assembly's birth and attached conditions to the function of assembly, but he also said we have made because of the strength of the people behind us and we shall go as far as people wish to go along with us। मतलब जब तक हमारे साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं तब तक हम चलते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। उनका मानना यही था। He believed that members of assembly were elected by provincial legislature and provincial legislature is elected by Indian people. So here we represent our country men। उनका मानना ये था कि जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो तो हमारे इंडियन पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। मतलब कोई ब्रिटिश या फिर कोई फॉरेनर तो उनको इलेक्ट नहीं किया ना, हमारे इंडियन पीपल ही उनको जो इलेक्ट किए हैं। तो ये एक टाइप का जो है हम बोल सकते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये नेहरू जी का मानना था, ठीक है। The Constituent Assembly was expected to express the aspiration of people, democracy, equality and justice were ideals that people of India aspires for, ठीक है। डेमोक्रेसी, फिर यहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी, ये मतलब आइडियल्स था जो कि उस टाइम के जो लोग थे वो मतलब ये चाहते थे। एस्पायर मतलब किसी चीज़ को मतलब लेके चाहना, या फिर मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे वही बोला जा रहा है। उस टाइम जो लोग थे या फिर जो कॉमन पीपल थे उनको क्या चाहिए था, आपका डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। अब हम पढ़ते हैं आपका राइट्स ऑफ पीपल। द वे ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ पीपल वाज क्वाइट डिफरेंट। डिफरेंट डिमांड्स वेर मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। These demands, ideas, opinions were debated, discussed and conflicting ideas were reconciled and then consensus was made to take collective decision। देखिए बहुत लोग जो है अपने डिमांड सामने रखा था, ठीक है। सबका डिमांड अलग अलग था। इन सब डिमांड को ही लिया गया था और इसको जो है मतलब डिस्कस किया गया था, ठीक है। डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन आता था उसी को जो है वो लोग रखते थे। यहाँ पे वही बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि किसी का आइडिया को छोड़ दिया गया, सबका आइडिया को लिया था, ठीक है। डिस्कस किया था उसको लेके कि इसके मतलब क्या प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है एक सॉलिड, हम बोल सकते हैं सॉलिड या फिर कंसोलिडेटेड आइडिया को रिप्रेजेंट किया था या फिर इनेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, ठीक है। पार्ट वाइज रहेगा तो आपको समझ में आएगा, समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा, कुछ समझ के जाइएगा, ठीक है। आपको जहाँ लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप जो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ सीख के जाइए, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, यहाँ से आप कुछ सीख के जाइए। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ चलो और कुछ करें और आगे बढ़ें, है ना। नहीं बढ़ता तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना काम तो करते रहेंगे, सही है। तो जो मेन मुद्दा है आप यहाँ से कुछ समझ के जाइए, ठीक है ना। हमेशा वही बोलता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जहाँ पे हम पार्ट 2 कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय फॉर टुडे।